अच्छी खबरों की और अच्छी सच्ची खबरों में बात हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की करते हैं। 3 दिन की यूरोप यात्रा पर निकले हैं प्रधानमंत्री और इस समय जर्मनी में हैं। 65 घंटे 25 बैठकें और दुनिया के 8 बड़े नेताओं से मुलाकात। प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे पर भारत की नहीं पूरी दुनिया की नजर है। जाहिर है दौरा रूस और यूक्रेन की जंग के वक्त में हो रहा है तो दुनिया की नजर भारत के हर कदम और हर फैसले पर होगी। लेकिन बात जब भारत की आएगी तो प्रधानमंत्री की नजर देश के हितों पर ज्यादा होगी। तो ऐसे में जर्मनी यात्रा के दौरान मुलाकात में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिससे भारत को फायदा हो या भारत का फायदा जिससे जुड़ा हुआ हो। हम आपको प्रधानमंत्री के दौरे के पूरे 65 घंटे की तमाम 25 मुलाकातों का मकसद बताएंगे, साथ ही उन 8 नेताओं के साथ होने वाली बातचीत और उससे भारत को होने वाले फायदे की पूरी डिटेल भी समझाएंगे। लेकिन पहले समझते हैं इस विदेश यात्रा का मकसद। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध की गर्माहट और दूसरी तरफ रूस और अमेरिका में ज़बानी जंग की आंच। और इन हालातों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 की पहली विदेश यात्रा, और वो भी यूरोपीय देशों की। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि विदेश नीति को और मजबूत बनाने की ओर उठा एक अहम कदम है, जिसका नतीजा आगे आने वाले सालों में नजर आएगा। लेकिन जो लोग इस पूरी यात्रा को केवल जंग से जोड़कर देख रहे हैं, उन्हें एक बात याद दिलाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जाने के पहले कहा कि मैं पीस और प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहा हूं। तो ये जो प्रोस्पेरिटी है, उन्नति है, आर्थिक उन्नति है, इसकी तरफ मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का ज़्यादा झुकाव होगा। जर्मनी में वो बिजनेस काउंसिल से मिल रहे हैं और जर्मनी इसकी मदद करने को तैयार भी है। जर्मनी का रुख भी रशिया के एकदम विपरीत नहीं है, क्योंकि 40% उसकी एनर्जी रशिया से आती है। तो लब्बोलबाद ये है कि रूस यूक्रेन जंग में भारत के संतुलन को साधना प्रधानमंत्री मोदी की इस यूरोपीय यात्रा का पूरा मकसद नहीं है, बल्कि एक हिस्सा है। 3 देश, 65 घंटे, 25 बैठकें और दुनिया के 8 बड़े नेताओं से मुलाकात, ये अहम है। और इन मुलाकातों और बैठकों के नतीजे भी अहम हैं। प्रधानमंत्री मोदी साल की अपनी पहली विदेश यात्रा में सबसे पहले जर्मनी पहुंचे, जो भारत का बहुत पुराना रणनीतिक साझेदार है। रूस और चीन को लेकर दोनों देशों की सोच एक है। जर्मनी और भारत दोनों ये बात समझते हैं कि जंग के दौर में रूस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला तो वो चीन की तरफ झुक सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को मिलने वाला है। ऐसे में जर्मनी के साथ मिलकर भारत कोई रास्ता निकाल सकता है। मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी, उसका भी एक हमें बैलेंसिंग रूप दिखता है कि केवल क्वाड और अमेरिका के प्रति ना टिल्ट करके, बल्कि हम यूरोप के प्रति भी अपनी इस फॉरेन पॉलिसी को एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए यूरोप में भी इंडो पैसिफिक का एक रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होकर उभरा है। स्पेशली जो यूक्रेन की क्राइसिस है उसके बाद से ये रियलाइजेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और इंडो पैसिफिक जो एरिया है वहाँ पर कैसे रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की बात होती है और कैसे वहाँ पर हमें रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की ज़रूरत है। बर्लिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन का रुख करेंगे, जहां वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे जब भारत आई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क के साथ स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं और यूरोप के उत्तर में बसे इन देशों के साथ भारत का बेहद करीबी रिश्ता है। इस यात्रा से कौशल विकास, वाटर ट्रांसपोर्टेशन और कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई नए अवसर भारत को मिल सकते हैं। भारत केवल दूसरा देश है जिसका नॉर्डिक देशों का शिखर सम्मेलन होगा, तो प्रधानमंत्री वहां पर बात करेंगे। पहला शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ था, अब ये पिछले साल होना था परंतु नहीं हो पाया, इस साल हो रहा है।
और इसमें भी इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, ग्रीन एनर्जी, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबिलिटी, इन सब बातों पर चर्चा होगी और जरूर कोई अच्छे सहयोग के एग्रीमेंट्स वहां पर भी साइन किए जाएंगे। फ्रांस का दौरा तो काफी अहम है। दोनों देश आपसी राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी पुराने हैं। फ्रांस ने भारत को जैगवार और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान दिए हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल भी भारत के पास पहुंच चुके हैं। इमैनुअल मैक्रो दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मैक्रो और मोदी कई बार मिल चुके हैं और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी है। ऐसे में दोनों देश रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत गहरे हैं, बहुत गूढ़ हैं, सामरिक तरीके पर हैं, सुरक्षा के तरीके पर हैं और आर्थिक और तकनीकी तरीके पर हैं। 2017 में जब राष्ट्रपति मैक्रोन का चुनाव हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी मेरे विचार से पहले विश्व नेता थे जो गए थे वहां पर, उनसे मुलाकात की थी। इस बारी भी वो पहले विश्व नेता होंगे जो वहां पर जाएंगे और मैं समझता हूं उससे दोनों देशों की बहुत चतुर्मुखी जो हमारा सहयोग है, साझेदारी है, उसको और बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मतलब साफ है कि हर देश की यात्रा, हर सम्मेलन में शिरकत और हर विश्व नेता से मुलाकात का अपना अलग अलग मकसद है। जर्मनी यात्रा का मकसद रूस चीन को लेकर यूरोप से संतुलन साधना है। डेनमार्क यात्रा का मकसद भारत की कृषि तकनीक को अगले स्तर पर ले जाना है। फ्रांस की यात्रा का मकसद देश के रक्षा सौदों और नई तकनीक को लेकर बात। इसीलिए जो प्रधानमंत्री की यूरोप की यात्रा को लेकर केवल रूस यूक्रेन की जंग से जोड़कर देख रहे हैं, वो आधा सच है। 3 दिन की यूरोप यात्रा का लक्ष्य भारत को विदेश नीति और रक्षा से लेकर तकनीक तौर पर पूरी तरह से मजबूत बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे ये भी बताएं कि जर्मनी और भारत का संबंध बहुत पुराना है। दोनों देशों के बीच विदेश नीति, व्यवसाय और रक्षा से जुड़े पहले भी बहुत सारे समझौते हो चुके हैं और ये संबंध अभी भी जारी हैं। जर्मनी और भारत के बीच कारोबारी संबंध बहुत ही प्रगाढ़ रहे हैं और माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद इस संबंध को एक नया मोड़ मिलने वाला है, क्योंकि इस दौरे में कई अहम बैठकें भी होनी है। दोनों देशों के अंतर सरकार परामर्श बैठक मतलब IGC बैठक से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। जर्मनी के कारोबारियों और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से भारत में जर्मन कंपनियों के निवेश की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। भारत में निवेश करने वाला जर्मनी दुनिया का 7वां बड़ा देश है, यानी जर्मन कंपनियों को भारतीय बाजार बहुत रास आता है। मौजूदा दौर में 1700 से ज्यादा कंपनियां भारत में बिजनेस कर रही हैं। 2021-22 की 3 तिमाही में जर्मनी कंपनियों ने भारत में 4,326 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। 3 दिन के यूरोप दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी के प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत भी हुआ है और उनके स्वागत के लिए जर्मनी में रह रहे भारतीय मूल के लोग दूर दूर से बर्लिन पहुंचे और बर्लिन की गलियां भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी। खासतौर पर बच्चों में प्रधानमंत्री की विजिट को लेकर खासा उत्साह नजर आया। लेकिन मजेदार बात यह रही कि आज अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलकर बच्चे जितने खुश थे, खुद प्रधानमंत्री बच्चों से मिलकर उनसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा एक डिप्लोमेटिक टूर है, लेकिन प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे की शुरुआत तो बच्चों के ही नाम रही है। ये उत्सव है हिंदुस्तान का। वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारत माता
पीएम की एक झलक पाकर ये लोग उत्साह से भर उठे। होटल की लॉबी में रंग बिरंगे भारतीय परिधानों में सजे हुए लोग जाने कब से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में पीएम लॉबी के अंदर दाखिल हुए तो लोगों का उत्साह आसमान पर पहुंच गया। कोई तस्वीर ले रहा था तो कोई पैर छूने दौड़ा। तो किसी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह दिखा छोटे बच्चों में। अपने बीच प्रधानमंत्री मोदी को पाकर भारतीय मूल के बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। एक बच्चे ने प्रधानमंत्री को अपनी बनाई तस्वीर दिखाई। तस्वीर को निहारते हुए पीएम बच्चे से बातें कर रहे थे, उसका हाल चाल जान रहे थे। फिर तस्वीर हाथ में लेकर पीएम ने न सिर्फ ऑटोग्राफ दिया बल्कि संदेश भी लिखा। क्या नाम? मान्या। पैदा यही हुई है। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? टोपी आपने जो दिखाई कौन? बहुत अच्छा है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 1 घंटा। और बाकी के हाँ, वाह। बेटे आप फोटो निकाले। बेटे आप फोटो निकाले। साइन कर दो। वापस से दे देना। एक दूसरे बच्चे ने गाना सुनाया तो प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाकर नन्हे गायक का हौसला बढ़ाया। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका मेल ले लो महिमा महान तू है गौरव निधान तू है तू प्राण है हमारी जननी समान तू है तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। वाह। पीएम मोदी के दौरे के पहले ही दिन जर्मनी में भारतीय मूल के लोगों के इस उत्साह और शानदार स्वागत ने इस दौरे को उनके लिए निश्चित रूप से और भी खास बना दिया। जर्मनी में पीएम का भव्य स्वागत देशों और सरहदों के फासलों से परे एक नेता के तौर पर दुनिया में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता को दिखाता है। साथ ही यह स्वागत समारोह जर्मनी के भारतीय नागरिकों की उस भावना का भी प्रतीक बन गया जिसकी अदृश्य डोर ने उन्हें हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी अपने देश से जोड़ रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी में है। मंगलवार को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में जाएंगे और फिर भारत की विदेश नीति के साथ कृषि, तकनीक, सुरक्षा, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का डेनमार्क दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। पीएम कुल 24 घंटे डेनमार्क में रहेंगे और इस दौरान कई अहम बैठकों में भी शामिल होंगे, कई नेताओं से मिलेंगे। ये हम आपको बता देते हैं कि डेनमार्क का प्रधानमंत्री का दौरा कैसा रहेगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से एक अहम बैठक करेंगे और इस बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत होगी। डेनमार्क दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे और ये सम्मेलन यूरोपीय देशों के साथ संबंध को लेकर बहुत अहम माना जा रहा है। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क के साथ ही यूरोप के आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं और इस शिखर सम्मेलन में शरीक होने के लिए डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे ने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के साथ व्यापार को लेकर गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। माना जाता है कि दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौतों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। डेनमार्क की यात्रा का मुख्य मुद्दा महामारी के बाद आर्थिक सुधार, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा है।
इन सब के बाद तमाम बैठकों में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री डेनमार्क में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे और ये सभी जानते हैं कि पीएम के हर विदेश दौरे का ये सबसे अहम हिस्सा होता है। वैसे माना यह जा रहा है कि रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग के समय प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा बहुत अहम है। नाटो के विस्तार से नाराज रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अमेरिका समेत पूरा यूरोप यही चाहता है कि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाए, लेकिन भारत ने अभी तक रूस के खिलाफ वोट नहीं किया है, जबकि यूरोप यही चाहता है कि भारत रूस के खिलाफ कदम उठाए। और ऐसे में माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री यूरोप के 3 देशों का दौरा करके नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शरीक होकर भारत का पक्ष उनके सामने रखकर रूस के साथ यूरोप से भी संतुलन साधने में कामयाब होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे 4 धाम यात्रा की। अब से कुछ ही घंटों बाद 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने इस यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार ने कोरोना जांच और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच को भी अनिवार्य नहीं किया है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की संख्या सीमित जरूर कर दी है। चार धाम यात्रा के लिए खत्म हुआ इंतजार। दो साल बाद उमड़ेगा आस्था का सैलाब। भक्तों के जयकारों से गूंज उठेंगे चारों धाम। क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे चारों धाम के कपाट। हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए यात्रा की शुरुआत कुछ घंटों बाद शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे, जिसके लिए मां गंगा की डोली उनके निवास स्थान मुखवा गांव से गाजे बाजे के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना कर दी गई है। डोली रवाना करने से पहले गांव के लोगों ने मां गंगा की पूजा और फिर भक्ति में सराबोर लोगों ने इस मौके पर जयकारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। हर साल दीपावली के दिन गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और 6 महीने के प्रवास के बाद अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। पिछले वर्ष आपने देखा होगा यहाँ पर 2 वर्षों में 20 और 21 में श्रद्धालु जो है बिल्कुल ना के बराबर थे, क्योंकि किसी को आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हैं। आज सुबह से ही लगातार माँ गंगा जी को जो है भोग और प्रसाद अर्पण करके माँ गंगा जी को पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ यहाँ से जो है 6 माह के लिए गंगोत्री के लिए जो विदा किया जा रहा है। जबकि इस बार 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए डोली रवाना करने से पहले ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में भैरवनाथ की पूजा की गई। केदारनाथ और भैरवनाथ का एक विशेष संबंध है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी शिवजी ने, केदारनाथ ने भैरवनाथ को सौंपा है। भैरवनाथ यहाँ रहकर पूरा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हाथ में दंड लेकर वो शासन करते हैं। कोरोना की वजह से जब 2 साल बाद ये मौका आया तो भक्तों का जोश भी उखी मठ में देखने लायक था। इस मौके पर सेना के बैंड ने ऐसा शमा बांधा कि बाबा की भक्ति में डूबे लोग थिरकने को मजबूर हो गए।
5 मई को बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 6 मई को सुबह 6:25 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन इस बार केदारनाथ धाम में सालों बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए तेल कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया है। उधर बद्रीनाथ धाम भी श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य सरकार ने इस बार 4 धाम यात्रा के लिए खास तैयारी की है, ताकि यात्रा पर आने वाले भक्तों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। पूरी यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। हम सभी की यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, सरल हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ सभी लोग आएं और जाएं, उसके लिए लगातार हम लोगों का प्रयास है। सारे विभागों से हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर इस बार देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों में खासा उत्साह है, क्योंकि यात्रा शुरू होने से 1 महीने पहले ही होटलों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 साल के बाद 4 धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का रिकॉर्ड टूट सकता है। हालांकि सरकार ने यात्रा के पहले चरण में 45 दिनों तक 4 धाम की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तय कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको याद होगा कि 2 साल पहले ठीक यात्रा शुरू होने से पहले ही कोरोना का संक्रमण फैला था और जिसका असर 4 धाम यात्रा पर भी पड़ा था। लेकिन इस बार संक्रमण कम हुआ है, जिसके बाद तीर्थ यात्रियों के लिए 4 धाम के रास्ते खोल दिए गए हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित रखा है। साथ ही राज्य सरकार ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिनके मुताबिक बद्रीनाथ में हर रोज केवल 15,000 और केदारनाथ धाम में 12,000 लोग जा सकेंगे, जबकि गंगोत्री धाम में 7,000 और यमुनोत्री में प्रतिदिन केवल 4,000 श्रद्धालु ही जा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगले 45 दिन तक लागू रहेगी। लेकिन राहत की बात यह है कि 3 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा पर जा रहे भक्तों की यात्रा को और ज्यादा आसान बनाने के लिए सरकार ने कोरोना जांच और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच को फिलहाल अनिवार्य नहीं किया है। लेकिन यात्रा के दौरान लोगों का मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप 4 धाम यात्रा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ बातों का जान लेना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी आपको ना आए। 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले आपको राज्य सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं तो उत्तराखंड सरकार की ओर से हरिद्वार, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में 24 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर आप यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को हाईटेक हैंड बैंड दिया जाएगा, जिसके जरिए इमरजेंसी में यात्रियों की ट्रैकिंग की जा सकेगी। जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक QR कोड मिलेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से 4 धाम यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो आपको उसकी फिटनेस चेक करानी पड़ेगी। ये काम हरिद्वार के RTO और ऋषिकेश के ऑफिस में करा सकते हैं, जिसके आधार पर आपकी गाड़ी को ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा चारों धाम समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित हैं, तो वहाँ तापमान भी 10 से 15 डिग्री के नीचे रह सकता है या फिर इसके बीच रह सकता है। ठंड की वजह से गर्म कपड़े साथ में ज़रूर रखें। अच्छे ट्रैकिंग या फिर स्पोर्ट्स शूज साथ ले जाना ना भूलें। पीने का पानी, रेन कोट, छाता ज़रूर आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कब बारिश हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इतना ही नहीं, ऊंची चढ़ाई होने की वजह से सांस की बीमारी से परेशान लोगों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखना भी ज़रूरी है। उत्तराखंड सरकार वैसे पूरी कोशिश ये कर रही है कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। इसके लिए 4 धाम यात्रा से जुड़े सरकार के सभी विभागों के बीच तालमेल भी बेहतर बनाया जा रहा है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से जुड़ी तैयारियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि सरकार की ओर से तीर्थ यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने और पार्किंग की व्यवस्था भी कर दी गई है। कोरोना महामारी शुरू होने के 2 साल बाद 4 धाम यात्रा को लेकर लोगों के बीच भी जबरदस्त उत्साह है और यही वजह है कि सरकार को इस बार 60 लाख से अधिक लोगों के यात्रा पर आने की उम्मीद है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं
उससे भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं। आंकड़ों पर ही अगर हम गौर कर लें तो अब तक 2,50,000 से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और सबसे ज्यादा 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 1,03,000 लोगों ने बद्रीनाथ के लिए और इसी तरीके से गंगोत्री धाम के लिए भी अब तक 61,000, यमुनोत्री के लिए 59,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जबकि कोरोना महामारी की दस्तक से पहले साल 2019 में 4 धाम की यात्रा पर 34 लाख यात्री गए थे। वहीं साल 2020 में संख्या महज 4,34,000 रह गई थी। 2021 में केवल 3,49,000 यात्री ही 4 धाम यात्रा पर पहुंचे थे। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम ये दोनों तीर्थ उत्तरकाशी जिले में है, जबकि शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। ये मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में है और वहीं विष्णु जी का बद्रीधाम चमोली जिले में है, जहां के होटल्स और धर्मशाला मालिक इस बार यात्रियों की बड़ी संख्या में आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चलिए अच्छी और सच्ची खबरों में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात मौसम की करेंगे, क्योंकि एक गुड न्यूज़ वहां से भी आ रही है, बताएंगे। चलिए अच्छी और सच्ची खबरों में बात मौसम की कर लेते हैं। गर्मी के सख्त तेवर से तो सब परेशान है, पूरा देश उबल रहा है। गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, लेकिन मई का महीना कुछ इलाकों में राहत लेकर आ सकता है। 1 मई से मौसम ने लोगों पर थोड़ी मेहरबानी तो की है, वो अगले 3-4 दिन तक ऐसे ही जारी रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिन तक आंधी चलने के आसार हैं। कहीं कहीं गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। कुछ इलाकों में अचानक तेज हवाएं भी चल सकती हैं, और ये सब हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जिससे लोगों को कुछ इलाकों में ठंडी फुहारों की सौगात मिली है। और अब त्योहारों की बात कर लेते हैं। मंगलवार को अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। सोने, चांदी, प्रॉपर्टी, गाड़ी की खरीदारी इस दिन लोग करते हैं, और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि इस साल बेहद शुभ संयोग बन रहा है। यानी इस साल अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करने से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हम आपको दिखाते हैं अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है त्यौहार, और इस दिन वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें खरीदारी करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि इस त्यौहार को भारतीय संस्कृति में बहुत अहम माना जाता है और इसकी अहमियत सोने की खरीदारी से जुड़ी हुई है। सोने की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, और जब मौका अक्षय तृतीया का हो तो सोने की खरीदारी के लिए इससे मंगल बेला भला और क्या होगी। बाजार सज गए हैं, दुकानदार तैयार हैं, खरीदार तैयार हैं, बस शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त का इंतजार है। हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस साल ये शुभ दिन 3 मई यानी कल है। अक्षय तृतीया का अर्थ है वह तृतीया तिथि जिसका क्षय न हो, मतलब इस दिन प्राप्त किए गए पुण्य, फल, धन का क्षय नहीं होता। इस दिन आप जो भी चीज प्राप्त करेंगे वो खत्म नहीं होगा, वह अक्षय रहेगा, उसका ह्रास नहीं होगा। पंचांग के अनुसार मंगलवार को सुबह 5:18 से अक्षय तृतीया लग रही है, जो 4 मई को सुबह 7:32 तक मान्य रहेगी। भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 से लेकर दोपहर 12:18 तक है। वहीं सोना, चांदी, घर, गाड़ी आदि खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 से अगले दिन के सुबह 5:38 तक रहेगा। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है, इसलिए हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर लोग सोना, चांदी, भवन, वाहन, प्लॉट, फ्लैट या अन्य प्रॉपर्टी की खरीदारी करते हैं, ताकि उनके धन और संपत्ति में अक्षय वृद्धि हो सके। कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे सोना है या धन से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो भी अक्षय रहती हैं। इसीलिए आज का मुहूर्त भी जिस तरह से धनतेरस का इम्पोर्टेंस रहता है, महात्म्य रहता है, वैसा ही आज के दिन का भी महात्म्य होता है।
अक्षय तृतीया का विशेष धार्मिक महत्व है। इस तिथि को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस तिथि को गंगा अवतरण और परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जो सुख एवं समृद्धि प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया को खरीदे गए आभूषण सोना चांदी आदि अक्षय रहते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त धन स्थिर रहता है, उसमें कमी नहीं होती है, वह स्वयं उसमें वृद्धि करती हैं। अक्षय तृतीया पौराणिक काल से एक सर्वसिद्ध मुहूर्त माना जाता है। मतलब आज सुबह से लेकर शाम तक सारे मुहूर्त जो है वो शुभ होते हैं, क्योंकि अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो सके। इसीलिए आज किए जाने वाले दान से प्राप्त पुण्य जो होता है वो अक्षय होता है। तो इंतजार किस बात का? आप भी अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि बढ़ाने और जीवन में खुशियों का रंग बरसाने के लिए अक्षय तृतीया के शुभ दिन खरीदारी के लिए हो जाइए तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे अक्षय तृतीया के साथ मंगलवार को देश ईद भी मनाएगा। वैसे तो पूरे रमजान ही चहल पहल रहती है, लेकिन ईद के पहले बाजारों की रौनक अलग ही है। ईद कल है, लिहाजा लोग पूरे जोश के साथ त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार सज गए हैं, लोगों की भीड़ देखी जा रही है, चहल पहल है। अलग अलग शहरों से लोगों की खरीदारी करने की तस्वीरें भी आ रही हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।